दोस्तों, मैं हूं स्नेह, आपकी लॉ की बात स्नेह के साथ मैं आपका स्वागत है। आज हम जो चैप्टर कंप्लीट करने जा रहे हैं लॉ में, वो है आर्बिट्रेशन, नेचर, डेफिनेशन एंड स्कोप। आर्बिट्रेशन होता क्या है? देखिए, ये बहुत ही छोटा सा सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट भी है। लेकिन क्या हो है कि ये आर्बिट्रेशन, कॉन्सिलेशंस और मेडिएशन, नेगोशिएशन सारे कुछ ऐसे एडीआर के पार्ट्स है जिसमें अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैंने कोशिश किया है कि आर्बिट्रेशन, मेडिएशंस और कॉन्सिलेशंस को आपको अच्छे समझा सकूं और जल्द से जल्द आपको समझ आ सके। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं आर्बिट्रेशन, नेचर, डेफिनेशन, स्कोप में। लेकिन उससे पहले प्लीज़ एक मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर लीजिए। तो चलते हैं आगे। देखिए, आर्बिट्रेशन का मतलब क्या होता है? आर्बिट्रेशन का मतलब होता है सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। जैसे कि दो लोगों के बीच में लड़ाई हो गई, मान लीजिए मेरे और मेरे भाई में लड़ाई हो गई। अब हम दोनों में जब लड़ाई होगी तो उस डिस्प्यूट को कौन सेटल करेगा? ऑब्वियसली मेरी मम्मी करेगी, मेरे पापा करेंगे, मेरे फ्रेंड्स करेंगे, यही लोग करेंगे। तो जो तीसरा पर्सन होता है ना, जो डिस्प्यूट को सेटल करता है, वो होता है आर्बिट्रेटर। तो अब हम उसको लॉ के लैंग्वेज में, अपने सब्जेक्ट के लैंग्वेज में समझेंगे। आर्बिट्रेशन का मतलब होता है सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। अगर दो आदमी हैं जिनके बीच में विवाद क्रिएट हो चुका है, ऐसे में आर्बिट्रियल ट्रिब्यूनल को अपॉइंट किया जाता है, यानी तीसरे बंदे को अपॉइंट किया जाता है, और जो दो लोगों के बीच में डिस्प्यूट हुआ है उसे सेटल किया जाता है। इसका मतलब हम ये निकाल सकते हैं कि जब दो इंसानों के बीच डिस्प्यूट हो जाता है तो तीसरा आदमी को आने को कहते हैं कि प्लीज़ आइए और हमारे बीच में जो डिस्प्यूट है उसे सेटल कीजिए। और जो तीसरा बंदा जो डिस्प्यूट को सेटल करेगा, जो डिसीजन देगा, उसे दोनों पार्टीज को मानना होगा। देखिए, हमारे कोर्स का जो प्रोसीजर है बहुत ही लंबा है, लेंथी है और कॉस्टली है, और उसमें काफ़ी वक्त भी लग जाए, काफ़ी फॉर्मेलिटीज़ भी होता है। लेकिन जब हम आर्बिट्रेशन की बात करें तो आर्बिट्रेशन एक ऐसा सिस्टम है जो बहुत ही ज़्यादा मतलब इफ़ेक्टिव है और बहुत जल्दी ही उसमें डिसीज़न आ जाता है, और कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है, मतलब कि उसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता है, और उसका जो डिसीज़न है दोनों पार्टी मान भी जाती है, मान्यता भी होती है उसकी। ये प्रोसीजर बिल्कुल हैंडी होता है। आपको जब चाहिए, जहाँ चाहिए, जिनसे जजमेंट चाहिए उससे आपको आराम से आर्बिट्रेट डिसीजन मिल जाता है, जजमेंट मिल जाता है आपको, मिल जाता है। अब ये है कि आर्बिट्रल जो होता है, देखिए आर्बिट्रल और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में थोड़ा सा अंतर है। आर्बिट्रेटर वो होता है जो कि दो लोगों के बीच में डिस्प्यूट को सेटल करता है। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल वो होता है जिसमें जिस डिस्प्यूट को सेटलमेंट करने के लिए दो या दो से अधिक आर्बिट्रेटर की ज़रूरत पड़ती है, तो वो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कहलाया जाता है। ठीक है। जो आर्बिट्रेशन एक्ट था, जो आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 आया था, उसके अंदर आर्बिट्रेशन को डिफाइन नहीं किया गया था। लेकिन उसके बाद आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट 1996 आया। देखिए, दो याद करने वाली बात है कि पहले आया था 1940 में आर्बिट्रेशन एक्ट आया था, लेकिन उसमें आर्बिट्रेशन को डिफाइन नहीं किया था। लेकिन 1996 में आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन आया, जिसमें इसको डिफाइन किया गया था। इस एक्ट में डिफाइन किया गया था, इसमें कहा गया था कि आर्बिट्रेशन का मतलब ऐसे आर्बिट्रेशन से होता है जो कि परमानेंट आर्बिट्रल के द्वारा किया जाए या फिर किसी अन्य आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के द्वारा की जाए। अब आप बोलेंगे कि परमानेंट आर्बिट्रल क्या होता है, तो मैं बताती हूँ आगे। अब परमानेंट आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का मतलब होता है कि इंडियन काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन, ये परमानेंट आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है, मतलब एक इंस्टीट्यूट है जिसमें आर्बिट्रल जो ट्रिब्यूनल है, एक इंस्टीट्यूट है जिसमें आर्बिट्रेटर आपको दिए जाते हैं। वैसे तो आप कोई भी आर्बिट्रेटर चूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इंस्टीट्यूट से लेते हैं तो उसके बारे में बताया गया था। परमानेंट आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है, ये एक ऐसा नेशनल आर्बिट्रेटर इंस्टीट्यूट है जो दिल्ली में है, और इट इज़ रन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जैसे फिक्कल हो गया, एसोहेम हो गया, फिक्कल FICCL, एसोहेम ASOHAM एटसेट्रा, ये सब जो भी है ना, यह आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल है जो कि परमानेंट आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है। ठीक है। अब आगे हम चलते हैं आर्बिट्रेशन ऑफ स्कोप में। देखिए, आर्बिट्रेशन को हम जरा सा भी लिटिगेशन से कम नहीं मान सकते। वैसे ही है जैसे प्राइवेट सेक्टर में आप लिटिगेशन कर रहे हैं,
तो इसको उसमें क्या होता है, फैक्ट को अप्लाई करते हैं, लॉ को अप्लाई करते हैं, फिर रिलीफ को ग्रांट किया जाता है दोनों पार्टीज की ओर से। ये सही जजमेंट देता है जो कि फेयर होता है बोथ पार्टीज के लिए। तो आर्बिट्रेशन का स्कोप होता है, जो आर्बिट्रेशन का स्कोप होता है वही लिटिगेशन का होता है। ये एक सिविलाइज्ड वे होता है। अगर आपको बीच कोई डिस्प्यूट हो गया है तो कोर्ट को सिविलाइज इसलिए होती है कि अगर आपके और आपके किसी पार्टी के बीच में डिस्प्यूट हो गया है तो आपको कोर्ट नहीं जाना पड़ता। आपको बाहर है ना, ये बात उजागर नहीं होता है, हिडन वे में भी रखना चाहे तो हिडन वे में भी रहता है। इसके मतलब जैसे कोर्ट में जाते हैं तो इधर उधर बातें बहुत जगह फैल जाती है कि भाई इनके बीच में लड़ाई हो गई, ये हो गया, 10 लोगों को पता होता है। लेकिन आर्बिट्रेशन में ये हिडन रहता है और आप अंदर ही अंदर इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इसमें आदमी के पास चॉइस होता है, पार्टीज के पास चॉइस होता है कि वो किसी भी व्यक्ति को अपना जजमेंट लेना चाहे, दोनों पार्टीज अपना जज खुद चूज कर सकता है। यहाँ पर चॉइस भी अच्छी होती है। साथ ही ये सिविलाइज तरीका होता है, इसे मतलब ये सिविलाइज तरीका ही होता है और इसमें कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ आर्बिट्रेशन। फर्स्ट है एड हॉक आर्बिट्रेशन, सेकेंड है कॉन्ट्रेक्चुअल आर्बिट्रेशन, थर्ड है इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन, फोर्थ है स्टैट्यूटरी आर्बिट्रेशन। एड हॉक आर्बिट्रेशन में क्या होता है, अगर दो व्यक्तियों के बीच में किसी बिजनेस ट्रांजैक्शन के दौरान अगर डिस्प्यूट अराइज होता है तो उसे सॉर्ट किया जाता है एड हॉक आर्बिट्रेशन के थ्रू। सेकेंड है कॉन्ट्रैक्चुअल आर्बिट्रेशन। इसमें क्या होता है, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि क्या होता है कि कुछ भी हम लोग दो पार्टीज हैं आपस में, उन लोगों को लगता है कि इन फ्यूचर में कभी कोई डिस्प्यूट हो जाएगा या कुछ होगा, तो वो पहले ही क्या होता है, कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले वो क्या करते हैं कि वो पहले ही आर्बिट्रेशन का कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि इन फ्यूचर हमारे बीच में कोई भी लड़ाई होगी, कोई भी डिस्प्यूट होगा तो हम कोर्ट में नहीं जाएंगे, हम आर्बिट्रेशन के थ्रू अपना डिस्प्यूट हैंडल करेंगे, सेटलमेंट करेंगे। थर्ड है इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन। इसमें क्या होता है, अगर दो पार्टीज होती है, दो पार्टीज में अगर अपना डिस्प्यूट होने की संभावना है या हो रही है, तो इसमें क्या होता है कि पहले ही पहले ही क्या होता है कि पहले ही कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया जाता है कि भैया अगर मेरा आर्बिट्रेशन मतलब मेरा डिस्प्यूट हुआ, मेरा और आपके बीच में कोई भी डिस्प्यूट हुआ तो अपन कोर्ट में नहीं जाएंगे, अपन जाएंगे इंस्टीट्यूट भी वो लोग ऑलरेडी पहले से फाइनल किया होता है कि कौन से इंस्टीट्यूट में जाके हमारा ये डिस्प्यूट सेटलमेंट होगा। फोर्थ है स्टैट्यूटरी आर्बिट्रेशन। यह आर्बिट्रेशन वो होता है जिसे लॉ ऑफ लैंड के द्वारा इम्पोज किया जाता है। तो यहाँ आर्बिट्रेशन के बाद जो भी फैसला आता है, ये बात पहले ही कही जाती है दोनों पार्टीज की कि जो भी फैसला आएगा दोनों पार्टी को मानना होगा। ये लॉ ऑफ लैंड के द्वारा इम्पोज किया जाता है। तो इधर हमने देखा टाइप्स ऑफ आर्बिट्रेशन, स्कोप ऑफ आर्बिट्रेशन एंड नेचर ऑफ आर्बिट्रेशन हमने आपको बताया इस वीडियो में। आगे हम आपको बताएंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्बिट्रेशन और इम्पोर्टेंस ऑफ आर्बिट्रेशन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द ही मिलते हैं, लेकिन उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और जितना मैंने आपको पहले ही बताया कि जो भी मैं आपको बताती हूँ, कई वीडियोस को रिसर्च करके, कई बुक्स को रिसर्च करके उसके बाद मैं एक नोट्स बनाती हूँ, फिर वो नोट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि शायद आपको समझ आ जाए। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि एग्ज़ाम्स के टाइम पे हमें नोट्स नहीं मिलते, वीडियोस हम लोग छानते हैं, बुक्स छानते हैं, हमें समझ नहीं आता है। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ था एग्ज़ाम्स के टाइम पे, तो मैं वही सोचती हूँ कि ऐसा करने से शायद आपको कुछ रिलीफ मिले। तो एक थैंक्स तो शायद आपका भी बनता है। अगर आपको लगता है कि मुझे थैंक्स कहा जाए या कुछ इसमें और भी सुधार की ज़रूरत हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट ज़रूर दें और सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करें। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।